यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इस यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में 3 पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे, बहुत इजी टॉपिक है। और मेन टॉपिक हमारा फिर स्टार्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलो स्फीयर। इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफ 3 टाइप्स। वो कौन से टाइप्स है वो आप पढ़ेंगे। अब ये यूनिफॉर्म हमें पता है एक जैसा है ना। अगर किसी बॉडी पर इलेक्ट्रिक चार्ज, किसी भी बॉडी पर, बॉडी लीनियर डायमेंशन की हो, सरफेस हो या पूरा का पूरा वॉल्यूम, लीनियर बॉडी हो है ना, प्लेनर लैमिना हो या फिर एक पूरा का पूरा वॉल्यूम हो, किसी भी नेचर की बॉडी हो, अगर उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसमें हम जो टाइप्स पढ़ेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और कुछ सिंबल्स आपको नए देखने को सीखने को मिलेंगे इस छोटे से टॉपिक पे। तो हेडिंग आपने लिखा होगा यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर लिखिए इफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फटाफट लिख लें, इफ इलेक्ट्रिक चार्ज is uniformly distributed on, if electric charge is uniformly distributed on a body, uniformly distributed on a body, then it is called, then it is called uniform charge distribution, then it is called uniform charge distribution. सर एक बार रिपीट कर दो सर फिर से। Okay, if electric charge uniformly distributed on a body, welcome, बड़ी लेट तक आ रहे हैं बच्चे। If electric charge uniformly distributed on a body, then it is called, uniform charge distribution. Then it is called uniform charge distribution. Types of uniform charge distribution. Types of uniform charge distribution. इसमें first, तो 3 है उसमें पहला फर्स्ट यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हर्षित वेलकम। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो बहुत इजी टॉपिक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम। तो जैसा नाम वैसा ही काम, लीनियर वर्ड से बात पता लग रही है क्या। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज किसी लाइन पर, किसी थिन वायर पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसी को हम क्या कहेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और हमें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओनली यही नहीं पढ़ना है, इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक सिंबल हम डिस्कस करेंगे लैम्डा। इस लैम्डा को हम कहते हैं लीनियर, अभी लिखना नहीं है कुछ है ना, लीनियर चार्ज्ड डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, लिखिए इफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फटाफट लिखिए, इफ इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, if electric charge uniformly distributed along a line, then it is called linear charge distribution. Then it is called linear charge distribution. Full stop. लाइन चेंज करके लिखना है इन्वर्टेड कॉमा में, विच इज इंपॉर्टेंट।
the electric charge, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, अब जो कह रहा हूं, the electric charge present in unit length of the electric charge present on the electric charge present on unit length of linear charge distribution. The electric charge present on unit length of linear charge distribution is called linear charge density, is called linear charge density. सिंबल ब्रैकेट में लिख देना लैम्डा, फुल स्टॉप, is called linear charge density. तो हमने कहा अगर इलेक्ट्रिक चार्ज लाइक एक लाइन है ना, एक लाइन, और इस पर इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, एक वायर है मेटल का कोई, और उस पर इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और इस वायर की एल लेंथ पर क्यू चार्ज प्रेजेंट है। वायर की लेंथ टोटल कितनी है हमें नहीं पता, बट ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक वायर की लेंथ है एल। इस एल लेंथ में कितना चार्ज है वो भी हमने पता लगा लिया, ठीक है। तो क्यू अपॉन एल क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन यूनिट लेंथ, विच इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लाइन चेंज करके लिखिए, इफ क्यू चार्ज small q, if q charge present on L length small l, if q charge present on L length of, ये जो छोटे टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये आगे के जो बड़े टॉपिक्स है उनकी है ना, ABCD है, ये छोटे टॉपिक्स आगे के बड़े टॉपिक्स में यूज आएंगे, इनकी नॉलेज आगे यूज आएगी। हमने नई लाइन से स्टार्ट किया, इफ क्यू चार्ज प्रेजेंट ऑन एल लेंथ ऑफ, इफ क्यू चार्ज प्रेजेंट ऑन एल लेंथ ऑफ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बड़े लेट तक आ रहे हैं बच्चे, प्रेजेंट ऑन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, then the linear charge density is given as, कौन है अब पीछे, then the linear charge density is given as, तो आप में से कोई बताएं लैम्डा इक्वल टू क्या लिखें, लिखा हुआ है ना गाइस, है ना, linear charge density is given as unit coulomb upon meter, lambda equal to q by l। तो इस टॉपिक में लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देना है, लैम्डा को, लैम्डा को। कौन म्यूटेड नहीं है, ओके, यूनिट कुलॉम अपॉन मीटर। तो थोड़ा सा फास्ट करते हैं, पहला काम हो गया ना, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज किसी लाइन पर, और एग्जांपल मैंने बताया किसी फाइन वायर पर, किसी पतले से मेटल के वायर पर इलेक्ट्रिक चार्ज अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसकी एल लेंथ पर क्यू चार्ज है, तब लैम्डा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, क्यू अपॉन एल, इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट लेंथ। सेकेंड, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फटाफट लिख लें, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके अंदर लिख सकते हैं आप, इफ इलेक्ट्रिक चार्ज
uniformly distributed on a surface. If electric charge uniformly distributed on a surface, then it is called surface charge distribution. Then it is called surface charge distribution. Done? कुछ बच्चे मुझे फटाफट इन्फॉर्म कर दें. Yes, sir. Yes, sir. ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं, हेडिंग लिख मतलब हेडिंग से ही काफी कुछ तो पता लग जाता है. सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में टाइप्स हैं टोटल 3. फर्स्ट लीनियर, सेकंड सरफेस, थर्ड आएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. और इन सभी टॉपिक्स में 1 2 3 इन तीनों टॉपिक में आपको किस पर इंपॉर्टेंस देना है वो मैं आपको बता रहा हूँ. फर्स्ट टॉपिक में आपको लैम्डा पर इंपॉर्टेंस देना है. लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना. सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में डेफिनेशन लिख दी, ठीक है, बट इंपॉर्टेंस क्या होगा इसमें? एक सिंबल है सिग्मा. इस सिग्मा को कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना. लाइन चेंज करके लिखिए. इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन यूनिट एरिया ऑफ electric charge on unit area of electric charge on unit area of a surface charge distribution of a surface charge distribution is called surface charge density. Is called surface charge density. ब्रैकेट में सिग्मा, फुल स्टॉप. ब्रैकेट में सिग्मा, फुल स्टॉप. अब फॉर्मूला फॉर्मुलेट करने के लिए, जैसे ये बनाया था हमने लैम्डा का फॉर्मूला लीनियर चार्ज डेंसिटी का, अब हम सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला फॉर्मुलेट करने के लिए, है ना, कुछ इंफॉर्मेशन पहले डिक्लेयर कर देंगे. जैसे हम कहेंगे क्या? इफ क्यू चार्ज uniformly distributed on a capital A area, then the surface charge density is given as, है ना. Obviously sigma क्या होगा? टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया. जिस तरह से लैम्डा क्या था? टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ. यूनिट क्या होगी? कूलॉम अपॉन मीटर स्क्वायर. लिखना अब है ना. लिखिए लाइन चेंज करके. इफ q चार्ज स्मॉल q, if q चार्ज uniformly distributed on if q charge uniformly distributed on a capital A area, capital A area, then the surface charge density is given as, then the surface charge density is given as. फॉर्मूला सभी को लिखना है. सर रिपीट कर देते हैं एक बार, कोई इश्यू नहीं है. लिखिए. इफ क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन कैपिटल ए एरिया, देन if q charge uniformly distributed on a area, then the surface charge density is given as. फॉर्मूला लिख लें. ओके, लीनियर हो गया, सरफेस हो गया. नेक्स्ट लास्ट वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो अभी मैं आपको कह रहा था, रिपीट कर रहा हूं, ये छोटे टॉपिक्स आगे के बड़े टॉपिक्स में यूज आएंगे. ये नॉलेज आगे यूज आएगी, और उसमें भी जहां स्टार लगा रहा हूं इन फॉर्मूला पर आपको फोकस करना है. वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो इसको आप एक तरह से 1D 2D और 3D समझ सकते हैं, है ना. यहाँ चार्ज 1D में है, सेकंड वाले में चार्ज 2D में है, थर्ड वाले में अब 3D में होगा, पूरे के पूरे वॉल्यूम में. ओके, तो लिखिए, स्टार्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स. थर्ड पॉइंट,
Yes, sir. है ना, लिखिए लिखिए फिर। इफ इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन, if electric charge uniformly distributed in a volume, then it is called uniform, then it is called volume charge distribution, then it is called volume charge distribution, then it is called volume charge distribution. Okay, अब हमें इसमें भी एक सिंबल इंट्रोड्यूस करना है, उस सिंबल का नेम है रो, है ना, इसको कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ऑर्डिनरी डेंसिटी के लिए जो सिंबल आप यूज लेते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, जूनियर क्लासेस में जिसकी यूनिट आप लिखते हैं केजी पर मीटर क्यूब, तो डेंसिटी का जो सिंबल है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का भी वही सिंबल है रो, है ना। तो लाइन चेंज करके लिखिए, द इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम, इन्वर्टेड कॉमा में लिखनी है ये डेफिनेशन, है ना, द इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिट volume of a uniform charge distribution is called volume charge density, is called volume charge density. सर रिपीट करना। If electric charge यूनिफॉर्मली, ये तो डेफिनेशन तो आपने लिख दी थी, इन्वर्टेड कॉमा में जो लिखना है वो रिपीट कर देता हूं, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन is called volume charge density, is called volume charge density, है ना। सिंबल ब्रैकेट में रो फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो डेफिनेशन हो गई रो की, रो मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट ऑन यूनिट वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, लाइन चेंज करके लिखिए, इफ Q charge uniformly distributed in V volume, capital V, if Q charge uniformly distributed in V volume, then the volume charge density is given as Coulomb upon meter cube. Then the volume charge density is given as rho equal to Q by V, Coulomb upon meter cube. Yes guys, तो ये हमने 3 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर लिए। अब इनके बड़े बड़े एप्लीकेशन हैं और एक्चुअल में उनको कहते क्या है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ के 3 एप्लीकेशंस आपके सिलेबस में है, सीबीएसई बोर्ड हो या आरबीएसई बोर्ड हो, सेम टेक्स्ट बुक दोनों में है। तो इन 3 एप्लीकेशंस में से कोई एक बोर्ड एग्जामिनेशन में, है ना, बड़ा क्वेश्चन जो 4 मार्क 5 मार्क के क्वेश्चन होते हैं उनमें फिट होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक बड़ा टॉपिक, और आपको पुरानी बातें याद दिलाता रहूंगा ताकि आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट जो है उसी से दूसरा कॉन्सेप्ट और फिट हो जाए। तो हमें क्या पता है, हमें ये पता है अभी तक जो हमने फिजिक्स पढ़ी है कि अगर कहीं चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के सराउंडिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज के सराउंडिंग में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, डिफरेंट डिफरेंट मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। उसको कहते क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर चार्ज कैसा हो, पॉइंट चार्ज, हमें बहुत कुछ पता है। अगर चार्ज कैसा हो, पॉइंट चार्ज, लेट क्यू पॉइंट चार्ज है, तो क्यू पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर प्रेजेंट कोई पॉइंट पी है,
इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? आप में से कोई बता सकता है? बहुत ही ऑर्डिनरी सी बात पूछ ली, बहुत ही इजी। Q पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? +1 कूलम। हाँ, आप सभी जानते हैं, आई थिंक ये सोच रहे होंगे KQ/R²। Q चार्ज से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये होती है। और बेसिक बात क्या है, चार्ज कैसा है? पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज। बट हमेशा चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं होता, चार्ज लीनियर भी हो सकता है, चार्ज किसी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकता है, और चार्ज वॉल्यूम में भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है। अब अगर चार्ज है तो ऑब्वियसली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, कहीं पर भी चार्ज है तो उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा। हमें एक फॉर्मूला पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। और दूसरे फॉर्मूलाज इलेक्ट्रिक डाइपोल के हमें पता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो दो पॉइंट चार्ज होते हैं, बस पॉइंट चार्ज की कहानी हमें पता है। बट अगर चार्ज लीनियर हो, चार्ज सरफेस पर हो, चार्ज वॉल्यूम में हो, तो क्या होगा हम देखते हैं, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ना, लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू uniformly charged holosphere. Electric field intensity due to a uniformly charged holosphere. तो IMP लगाना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का पहला। छोटे टॉपिक हो गए, बहुत इजी थे, पढ़ते पढ़ते याद हो जाते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। तो हेडिंग लिख दिया स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। और ऑडियो वीडियो सभी के बढ़िया चल रहा है? यस सर। यस। ठीक है ना। तो अब इस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलोस्फीयर। तो आपको होलोस्फीयर दिमाग में इमेजिन करना होता है। एक होलोस्फीयर है, होलोस्फीयर लाइक फुटबॉल, है ना, जिसमें सरफेस, ठीक है, सरफेस है, अंदर का पूरा वॉल्यूम खाली है, सरफेस पर मटेरियल होता है। तो किसी स्फीयर को मैंने इमेजिन किया ऑफ रेडियस कैपिटल R ऑफ विद सेंटर O, और इस स्फीयर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सरफेस पर चार्ज कहाँ है? सरफेस पर। होलोस्फीयर है और सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं है गाइस, इंपॉर्टेंट बात है, चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं है। ये क्यू चार्ज पूरे के पूरे सरफेस पर है। सरफेस कितना है? तो सरफेस का टोटल एरिया होता है 4πr², किसी स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, वेयर कैपिटल R इज रेडियस। तो क्यू चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं है, बट चार्ज तो है, चार्ज तो है। तो चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और हमें करना क्या है? हमें सेंटर से R डिस्टेंस पर बाहर, यहां पर, है ना, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है। OP की वैल्यू बड़ी है कैपिटल R से, P पॉइंट आउटसाइडर पॉइंट है, OP इज ग्रेटर देन कैपिटल R, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका फॉर्मूला फॉर्मुलेट करना है। दिस इज आवर एम, ये हमारा एम है। हमें इस एम को अचीव करने के लिए इस कैपिटल R रेडियस के होलो स्फीयर के अबाउट एक कंस्ट्रक्शन करना होगा, एक वर्चुअल स्फीयर बनाना होगा ऑफ रेडियस OP। O से P तक की जो लेंथ दिख रही है उसको रेडियस कंसीडर करते हुए एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। और जो हम स्फीयर बना रहे हैं वो वर्चुअल स्फीयर है। एक्चुअल स्फीयर क्या है? कैपिटल R रेडियस का जो स्फीयर आपको दिख रहा है। तो मैं एक डॉटेड कैपिटल OP रेडियस का एक और स्फीयर मैं यहाँ बना रहा हूँ।
तो आपको इस तरह से टॉपिक से रिलेटेड डायग्राम सभी को ड्रॉ करना है। डन। इतना काम हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। तो फिजिक्स में लिंक से लिंक जुड़ा रहता है, प्रीवियस टॉपिक पढ़ते रहते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक समझ में आते रहते हैं, और ये पूरे साल चलेगा। तो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हो गए दोनों। एक एक्चुअल में स्फीयर है कैपिटल आर रेडियस का, जिस पर प्लस क्यू चार्ज है, और आउटसाइडर पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन किया, ओपी रेडियस का एक स्फीयर ही बना दिया। थोड़ा मैं यहाँ पर डायग्राम में ओ से पी तक की लेंथ है ना, यहाँ पर लिख ही देता हूँ आर। तो स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। इस डायग्राम में स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है। कंप्लीटेड? नो सर। आराम से बना लें। आई थिंक हो गया काम यहाँ तक। यस सर। यस सर। हमारा एम ध्यान रखना, पुराने कॉन्सेप्ट को भी ध्यान रखना है। हमें किसी पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कब? जब चार्ज पॉइंट चार्ज हो तो हम इस फॉर्मूले को यूज लेते हैं। बट चार्ज अगर पॉइंट चार्ज नहीं हो तो क्या होगा? हम उस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हैं, है ना। कोई म्यूटेट नहीं है भाई? कोई म्यूटेट नहीं है, म्यूट करो युवराज। ओके, तो चार्ज अगर पॉइंट चार्ज नहीं हो तो क्या होगा, वो बात हम आज कर रहे हैं। ओके, तो डायग्राम में पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। आप स्मॉल आर रेडियस का एक बड़ा सा स्फीयर बाहर देख पा रहे हैं, डॉटेड स्फीयर। इस डॉटेड स्फीयर पर पी पॉइंट है, ऑब्वियसली पी पॉइंट है। इस पी पॉइंट के अबाउट एक छोटा सा एरिया एलिमेंट डी ए हम इमेजिन कर लेते हैं। जैसे आपने गॉस लॉ को प्रूव करने के लिए स्फीयर पर छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसीडर किया था, और इस छोटे से एरिया एलिमेंट को कंसीडर करने के पीछे लॉजिक क्या है? हम बहुत बड़े स्फीयर के छोटे से पोर्शन को ऑलमोस्ट फ्लैट एज्यूम कर सकते हैं। डीए इज द एरिया एलिमेंट ऑफ द आउटर बिग स्फीयर। तो आउटर आउटसाइडर जो बिग स्फीयर है उसका छोटा सा एलिमेंट है डीए। इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा तो मैं आपको बता देता हूं। अगर किसी सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी भी सरफेस पर चार्ज अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज कैसी होती है? सरफेस के परपेंडिकुलर। तो वो इस बड़े वाले स्फीयर को भी कैसे कट करती हुई निकलेगी? परपेंडिकुलरली कट करती हुई निकलेगी। किसी भी प्लेस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर है तो सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज कैसी होती है? सरफेस के परपेंडिकुलर। लॉजिक है। और अगर वो सरफेस के परपेंडिकुलर है तो ये जो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, आउटसाइडर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, उस पर भी परपेंडिकुलर होगी। ये आपको एरो नहीं बनाने थे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, मैग्नीट्यूड पता लगाना है। जो मैंने अभी दो प्लेस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताया है, इस लॉजिक को काम में लेकर मुझे इस पी पॉइंट के यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई की डायरेक्शन क्या होगी वो बताएं। मैग्नीट्यूड तो हमें कंप्लीट डेरिवेशन करने पर फॉर्मूला मिलेगा, डायरेक्शन क्या होगी ये पूछ रहा हूँ।
P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ड्यू टू दिस चार्ज्ड स्फीयर, इनसाइडर स्फीयर, जिस पर प्लस क्यू चार्ज पूरे सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? कोई बोल ही नहीं रहा है। सर O2P। हाँ, O2P बिल्कुल सही है। O से P की तरफ, टुवर्ड्स O2P। तो यहाँ पर आपको डायग्राम में दो दो एरो अप्लाई करने हैं। एक एरो इलेक्ट्रिक फील्ड का, दूसरा एरो स्मॉल एरिया एलिमेंट DA के लिए। इसको एरिया वेक्टर भी कहेंगे, DA वेक्टर। तो P पॉइंट पर छोटा सा मैंने शेडेड किया है एरिया को, और इसका एरिया है DA। और किसी भी एरिया की डायरेक्शन होती है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द एरिया। तो टॉपिक से रिलेटेड डायग्राम हमने बना लिया। अब टॉपिक है ना, स्टार्ट करते हैं। तो लिखिए इसके नीचे। तो ध्यान रखना, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज कैसी होती है? नॉर्मल टू द सरफेस। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी एक बार लिखवाई थी, है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी में भी हमने कहा था the electric field lines are always perpendicular to the charged conducting surface। कंडक्टर के सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। रीजन, किसी कंडक्टर को अगर चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो कंडक्टर की सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अगर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है सरफेस की। तो यहाँ पर कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस स्फीयर से परपेंडिकुलर क्रॉस होगी। तो आउटसाइडर स्फीयर से भी कैसे क्रॉस होगी? परपेंडिकुलर। तो इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली निकलेगी। सरफेस का खुद का एरिया वेक्टर खुद के ही परपेंडिकुलर होता है। तो कुल मिलाकर एंगल कितना हो गया? क्लियर दिख रहा है एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। और हम फ्लक्स की डेफिनेशन जानते हैं, फाई इक्वल टू E डॉट A, टोटल एरिया से क्रॉस होने वाला टोटल फ्लक्स। अगर एरिया टोटल नहीं हो, स्मॉल एरिया हो, तो थोड़ा सा फ्लक्स कुछ इस तरह से आ जाएगा, है ना? तो स्टार्ट करते हैं। लिखिए, एज शोन इन फिगर, फटाफट लिखिए। एज शोन इन फिगर, प्लस क्यू चार्ज, स्मॉल क्यू है ना, एज शोन इन फिगर प्लस क्यू चार्ज is uniformly distributed on, plus q charge is uniformly distributed on the surface of, on the surface of a hollow sphere, surface on a hollow sphere of radius r, capital R, of radius r, full stop, of radius r, capital R, full stop। तो आपको ध्यान रखना है, ये दो बातें इनिशियली डिक्लेयर करनी है। स्फीयर जो है होलो स्फीयर, उस होलो स्फीयर की रेडियस कितनी है पहले बताना है। स्फीयर के सरफेस पर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है वो भी बताना है। तो Q और R हमने बता दिया। तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो Q और R की टर्म में ही रिसीव होगी। अगर स्फीयर की रेडियस कम या ज्यादा हो तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाता है। सरफेस पर चार्ज की वैल्यू कम या ज्यादा हो तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाता है। तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड Q पर डिपेंड करेगा, R पर डिपेंड करेगा। तो इनको पहले डिक्लेयर करना होता है। कर दिया, फुल स्टॉप। आगे लिखिए, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट, टू फाइंड इलेक्ट्रिक field intensity at point P, at point P, ब्रैकेट में लिखना,
ब्रैकेट में वेयर OP इक्वल टू R ग्रेटर देन कैपिटल R, फुल स्टॉप अप्लाई नहीं करना है। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P वेयर ब्रैकेट कंप्लीट ब्रैकेट क्लोज V consider a spherical surface. We consider a spherical surface of radius R with center O. वीडियो Of पॉज हो radius गई। R with center O. To find electric field intensity at point P, we consider a sphere of radius R with center O. Again, full stop. Okay. तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं और मुझे बताएं, ये जो आउटसाइडर स्फीयर है इसके किसी भी पॉइंट पर, है ना, डिफरेंट पॉइंट में यहां मार्क कर रहा हूं, आपको नहीं करना है, इन डिफरेंट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा या डिफरेंट होगा? मैग्नीट्यूड सेम होगा। सेम। तो जो सेम सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि ये जो एक्चुअल में स्फीयर है ना कैपिटल R रेडियस का, जिस पर चार्ज है, इस पर चार्ज है, तो इस चार्ज से आउटसाइडर स्फीयर का हर पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है, इसलिए इन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड में सेम होगी। हाँ, डायरेक्शन अलग अलग होगी, यहाँ पर डायरेक्शन इधर हो सकती है, यहाँ पर इधर, यहाँ पर इधर, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है, बट मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्योंकि ये बात क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आगे जाकर हमें इंटीग्रेशन यूज लेना है, और इंटीग्रेशन में हम जानते हैं जो कांस्टेंट टर्म्स होती है उनको हम इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं। तो इस पूरे स्फीयर पर, स्मॉल r रेडियस के बड़े वाले स्फीयर के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड में सेम होगी। तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो उसको हम बाहर कर देंगे। ठीक है, तो लाइन चेंज करके नए पैराग्राफ में लिखिए, इफ d phi be the electric flux, if d phi be the electric flux passing through dA area element, passing through dA area element at point P, passing through dA area element at point P, then it can be written as, तो फिजिक्स में कुछ रिजल्ट्स डेराइव करने के कुछ पर्टिकुलर मेथड होते हैं। तो इस टॉपिक में टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब E ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलो स्फीयर। तो P पॉइंट पर E पता लगाना है, और वो भी कौन जनरेट कर रहा है? कैपिटल R रेडियस का ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलो स्फीयर। और इस फॉर्मूले को फॉर्मुलेट करने का एक पर्टिकुलर मेथड है, और वो मेथड क्या है वो आपके सामने स्टार्ट हो चुका है, गिवन एज, आई थिंक यहां तक लिख दिया गाइस? यस सर। ओके, तो E वेक्टर, dA वेक्टर, इन दोनों के बीच में
एंगल 0 डिग्री है, तो जब हम डॉट प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो cos 0 क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ लिखना है E DA cos 0, रीजन बिकॉज थीटा 0 डिग्री। और नेक्स्ट स्टेप में D phi इक्वल टू E DA, रीजन cos 0 डिग्री 1। ओके, तो स्मॉल एरिया P पॉइंट पर, ये जो छोटा सा एरिया है P पॉइंट के अबाउट, ये जो छोटा सा एरिया है, इस छोटे से एरिया से क्रॉस होने वाला थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि हमें पता है चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो पास होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी तो फ्लक्स तो होगा, क्योंकि सरफेस को क्रॉस करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही फ्लक्स होता है। हम इस आउटसाइडर बिग स्फीयर से क्रॉस होने वाला कंप्लीट फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। तो इस इक्वेशन के बाद लिखिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन E DA, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये जो इंटीग्रेशन का सिंबल है, इस पर छोटा सा सर्कल मैंने अप्लाई किया है, और इस सर्कल को आप पहली बार नहीं देख रहे हैं। अगर इंटीग्रेशन क्लोज्ड सरफेस के ऊपर हो तो स्फीयर एक क्लोज्ड सरफेस होता है। दिस इंटीग्रेशन इज आल्सो ऑन अ क्लोज्ड सरफेस। द सर्कल पॉइंट्स अस अबाउट द इंटीग्रेशन इज ओवर अ क्लोज्ड सरफेस। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन E DA, और इस कैपिटल E को हम इंटीग्रेशन से बाहर कर दें, रीजन E इज कांस्टेंट, E इक्वल टू कांस्टेंट। तो एग्जाम में भी आपको इस तरह से मेंशन कर देना होता है E इक्वल टू कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड जो है E पर वेक्टर नहीं है, E पर वेक्टर नहीं है, इसका मतलब ये E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन मैग्नीट्यूड। कोई कुछ पूछ रहा है, कोई डाउट सर जीरो क्यों लगाया था इंटीग्रेशन? कहां पर जीरो अप्लाई किया हो सर? इंटीग्रेशन पे इंटीग्रेशन जीरो नहीं है, है ना, इसको हम कहते हैं सर्कल, और ये पहली बार अप्लाई नहीं किया है। तो ये सर्कल है, इस सर्कल को आप छोटा सा स्फीयर कंसीडर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर ये सर्कल अप्लाई नहीं करता हूँ तो ये इंटीग्रेशन हो जाता है, ठीक है, इंटीग्रेशन है, बट ये इंटीग्रेशन इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन है, इनडिफाइनाइट। जैसे लिमिट्स होती है ना A to B, अगर लिमिट्स होती है तो हमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट अप्लाई नहीं करना होता है, और अगर लिमिट्स नहीं है तो कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है। और इंटीग्रेशन कांस्टेंट कब आता है, जब इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन हो। और हमारा जो इंटीग्रेशन है ये फाइनाइट है। क्यों फाइनाइट है? क्योंकि जिस स्फीयर पर आपने एरिया एलिमेंट DA लिया है वो स्फीयर क्या है, कैपिटल A इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर, इस रेडियस का एक स्फीयर है, उसका एरिया इनडिफाइनाइट नहीं है, ये कैपिटल A एरिया फाइनाइट है। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन फाइनाइट होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम ऊपर ऐसे तो लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते कि 0 to R, इम्पॉसिबल, एरिया की लिमिट तो है ना। तो यहाँ पर एक मेथड है, और ये स्टैंडर्ड मेथड है। इस इंटीग्रेशन पर बीच में एक सर्कल अप्लाई कर रहे हैं, सर्कल, और इस सर्कल का मतलब यही है, दिस इज एन इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज्ड सरफेस, ऑन अ क्लोज्ड सरफेस। तो क्लोज्ड सरफेस के इंटीग्रेशन को डिनोट करता है ये सिंबल, है ना, दिस इज इंटीग्रेशन ऑन अ क्लोज्ड सरफेस। अगर ये सर्कल बीच में नहीं होता तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट इंटीग्रेशन हो जाता, नॉट डिफाइंड। ओके, E को आउट किया बिकॉज कांस्टेंट है। फटाफट DA का इंटीग्रेशन बता दो पहले की तरह, कैपिटल A, DA का इंटीग्रेशन A, ठीक है, और A की वैल्यू कितनी है 4 पाई R स्क्वायर। तो E इन ब्रैकेट 4 पाई R स्क्वायर, R स्मॉल लेटर वाला है ना, क्योंकि जो आउटसाइडर स्फीयर है, बड़ा वाला स्फीयर, उसकी रेडियस क्या है, ठीक है, इस इक्वेशन 1। तो हमारा 60% काम हो गया। हमें इस E का पता लगाना है। ये E कहाँ होता है, जहां पर सरफेस होता है, और सरफेस कहाँ है, P पॉइंट के अबाउट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, जहां सरफेस होता है, सरफेस कहाँ पर है, P पॉइंट के अबाउट।
इसका मतलब ये कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है, पी पॉइंट पर है, इसका ही पता लगाना है ना। तो हमने इक्वेशन 1 तो बना दिया। अब आपको एक फॉर्मूला है, मैं दिखा रहा हूँ, फटाफट बताना क्या है ये, जल्दी बताइए, भूले तो नहीं, 2 दिन हो गए इसलिए। क्या है ये, क्या है ये, जल्दी से आवाज आ जानी चाहिए थी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो दिस इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ गॉस लॉ, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ गॉस लॉ। किसी ने कहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, बात तो सही है, फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, बट फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी तो दिख रहा है। दिस इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ कैसे सरफेसेस पर एप्लीकेबल होता है, गॉस लॉ किन सरफेस पर अप्लाई किया जाता है, बिल्कुल सही बात, क्लोज्ड सरफेस पर। गॉस लॉ क्लोज्ड सरफेस पर एप्लीकेबल है। यहाँ पर स्मॉल आर रेडियस का स्फेरिकल सरफेस है, स्मॉल आर रेडियस का ये जो स्फेरिकल सरफेस है डॉटेड स्फीयर, इस डॉटेड स्फीयर पर पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, ठीक है। तो इस स्मॉल आर रेडियस के बड़े वाले स्फीयर से क्रॉस होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने मैथमेटिकली इंटीग्रेशन से फाइंड आउट किया। ये सारे स्टेप्स, इस पूरे के पूरे स्मॉल आर रेडियस के बड़े वाले स्फीयर से पास होने वाला टोटल फ्लक्स हमने इंटीग्रेशन से मैथमेटिकली फाइंड किया। सेम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, ध्यान दें है ना, सेम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को वापस पता करेंगे किसको यूज लेकर, गॉस लॉ को यूज लेकर। तब हमारे पास सेकंड इक्वेशन आएगा, है ना, इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक और रिजल्ट आ जाएगा, सेकंड इक्वेशन। जब दो इक्वेशन जिनके LHS सेम हो, LHS लेफ्ट हैंड साइड, तो हम उनके RHS को इक्वल करके हमारा जो डिजायर्ड फॉर्मूला है E का वो पता कर लेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 1 के बाद हम किस तरह से गॉस लॉ यूज लेते हैं वो देखिए। इक्वेशन 1 के बाद लिखिए, as the total charge, as the total charge q, as the total charge q, small q, is present inside, as the total charge q is present inside the sphere of radius r, small r, inside the sphere of radius r, small r, radius का बड़ा इंपॉर्टेंस है ना, small r, as the total charge q is present inside the sphere of radius r, then according to Gauss law, then according to the Gauss's law, total electric flux, then according to the Gauss's law, total electric flux passing through this sphere, passing through this sphere is, passing through this sphere is, okay, total electric flux है ना, phi क्या होगा, q upon epsilon naught, equation 2, so simple, because इस स्मॉल r रेडियस के बड़े वाले स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज कितना है, q है, और गॉस लॉ के अकॉर्डिंग किसी क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज प्रेजेंट within the closed surface, present inside the closed surface, okay। तो सेम इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने सेकंड टाइम पता कर लिया गॉस लॉ से, फर्स्ट टाइम हमने पूरी मैथमेटिकली इंटीग्रेशन करके फर्स्ट टाइम पता किया था यहाँ पे, ओके। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन 2 के LHS सेम है, फ्लक्स फाई, इनको इक्वेट करेंगे
और जो पता करना है उसका फॉर्मूला फॉर्मुलेट करेंगे, ठीक है। तो 80% काम हो गया है। यस गाइस, इक्वेशन 2 डन, जल्दी बता दें। Yes, sir. Yes, sir. इक्वेशन 2 डन। आज की क्लास में स्टार्ट हमने किया था सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। उसके 3 टाइप्स हमने डिस्कस किए, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम, है ना। उनका यूज आएगा प्रीवियस टॉपिक्स में। ओके, इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं, लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ऊपर लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये दिख तो रहा है ना, अभी ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ई ब्रैकेट 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो इक्वेशन 1 और 2 के LHS इक्वल हैं फाई फाई, मैंने RHS को इक्वल पुट कर दिया, ठीक है। और हमें जो पता लगाना है अब वो इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। थोड़ा देखिए, मैंने अरेंज करके लिखा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को साथ में रखा है, आर स्क्वायर को बाहर। तो 4 पाई आर स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद अरेंज करके कुछ इस तरह से ही लिखना है। दिस इज द रिजल्ट। और आपको याद होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, के, जिसकी वैल्यू आपको लर्न करवाई थी 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो यहाँ पर भी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं क्या कह सकता हूँ, है ना। नेक्स्ट स्टेप में E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आप सोच रहे होंगे कि कुछ नया फॉर्मूला तो मिला नहीं, इतनी मेहनत की, नया फॉर्मूला तो मिला नहीं। फॉर्मूला नया नहीं है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ही है। बट सोचने वाली बात है कि कहीं पॉइंट चार्ज तो था ही नहीं, और फॉर्मूला कैसा आ गया, जैसा पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यहाँ पर चार्ज एक्चुअल में कहां पर है, स्फीयर पर। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ ऐसी आ गई जैसे पॉइंट चार्ज जनरेट करता है। तो इस फॉर्मूले को देखकर हमें एक बात पता लग रही है, एक इंटरेस्टिंग बात पता क्या लग रही है, वो इंटरेस्टिंग बात ये है, दी चार्ज विच यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द स्फीयर ऑफ सरफेस। तो ध्यान से सुन लें, द चार्ज which uniformly distributed on the sphere of surface is behaves as it concentrated on the center of the sphere. The charge is behaves as if it concentrated on the surface, on the center of the sphere. एक्चुअल में चार्ज सरफेस पर है, एक्चुअल में चार्ज सरफेस पर है, बट वो बिहेव इस तरह से कर रहा है जैसे वो स्फीयर के सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड हो। थोड़ी देर के लिए मान लो चार्ज सरफेस पर नहीं है, सारा का सारा चार्ज सेंटर O पर कॉन्सेंट्रेटेड है, सारा का सारा चार्ज, ठीक है। तो सेंटर से R डिस्टेंस पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है, तो इस सेंटर से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड यही होता है, यही होता है। तो फॉर्मूला बिल्कुल फिट है। तो हमें क्लियर पता लग रहा है कि जो स्फीयर पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो किस तरह से बिहेव करता है, एज इफ इट कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। टाइम बता दें मुझे, डिस्कशन तो हमारा कंप्लीट हो गया। यस, 2 मिनट्स 3 मिनट्स हैं, एंड करते हैं इसको। यस गाइस, इसके नीचे लिख दीजिए नोट, है ना। जो अभी बात बता रहा था उसको नोट करके लिखें। ये नोट क्वेश्चन बनकर आ जाता है। शो दैट और प्रूव दैट द इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ अ होलो स्फीयर इज बिहेव्स एज इफ इट कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो हमें इस एक्सप्रेशन को देखकर पता लग जाता है कि एक्चुअल में चार्ज सरफेस पर है, बट बिहेव ऐसे कर रहा है जैसे स्फीयर के सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड हो। लिखिए नोट में, from above result we conclude that from above result we conclude that
the electric charge, we conclude that the electric charge on the surface of the sphere, the electric charge on the surface of a sphere behaves as if it concentrated at the center of the sphere, the center of the sphere, full stop. तो इस फॉर्मूले से साफ साफ पता लग रहा है कि जब P पॉइंट दूर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पर कम होती जाएगी, P पॉइंट जैसे जैसे पास आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, चार्ज के प्रोपोर्शनल है, ये भी बात पता चल रही है। तो एक टॉपिक हमें कंप्लीट करना था, 2 टॉपिक और हम कंप्लीट करेंगे और उसके साथ आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होगा। तो आज इस टॉपिक के साथ हम क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, इसको रिवाइज कर लेना। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके।